मान लीजिए किसी व्यक्ति पर अचानक हत्या, धोखाधड़ी या उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लग जाते हैं। कानूनी दस्तावेजों पर 302, 420 या 498 ए जैसी भारी भरकम धाराएं छपी हैं। हाँ, वो देखकर तो कोई भी घबरा जाएगा। बिल्कुल। मतलब पहली नजर में ये दुनिया के अंत जैसा लगता है, एक ऐसा सदमा जो किसी को भी मानसिक रूप से एकदम तोड़ कर रख दे। सही बात है। लेकिन आज हम जिन कानूनी दस्तावेजों और रिसर्च नोट्स का गहराई से विश्लेषण करने जा रहे हैं, वो एक बहुत ही हैरान करने वाली सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। और वो सच्चाई ये है कि वो डरावना कागज अंदर से पूरी तरह खोखला हो सकता है। हाँ, तो आज का हमारा मिशन इसी धुंधले को साफ करना है। हम आज की इस चर्चा में समझेंगे कि कैसे एक रणनीतिकार की तरह सोचकर अभियोजन या पुलिस की बनाई गई कहानी को उसके बुनियादी स्तर पर तोड़ा जा सकता है। और इसके लिए हमें जज्बातों को किनारे रखना होगा। एकदम। हम यहाँ कोर्टरूम के ड्रामे या भावनाओं पर नहीं, बल्कि साक्ष्यों के कठोर और यांत्रिक विश्लेषण पर बात करने वाले हैं। मैं काफी समय से इस विषय पर बात करने के लिए उत्सुक थी। मुझे लगता है ये नजरिया बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोई कानूनी पचड़े में फंसता है तो सबसे पहली प्रतिक्रिया घबराहटी होती है। हाँ, पैनिक करना बहुत स्वाभाविक है। बिल्कुल। एफआईआर पर लगे उन लेबल्स या धाराओं का खौफ इतना हावी हो जाता है कि इंसान तथ्यों को देखना ही बंद कर देता है। हमारे पास मौजूद कानूनी विश्लेषण इसे एक बहुत ही सटीक मेडिकल उदाहरण से समझाते हैं। अच्छा, वो क्या है? सोचिए कि एक मरीज अस्पताल के बिस्तर पर है और उसकी मेडिकल फाइल के कवर पर बड़े लाल अक्षरों में हार्ट अटैक लिखा हुआ है। ओह, ये नाम पढ़ते तो किसी की भी होश उड़ जाएंगे। मतलब हार्ट अटैक एक बहुत ही स्पष्ट और खतरनाक डायग्नोसिस है। हाँ, लेकिन वेट, जब कोई विशेषज्ञ उस फाइल का दूसरा पन्ना पलटता है तो वहां मरीज की ईसीजी रिपोर्ट लगी होती है। ठीक है। और वो ईसीजी रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल है। दिल की धड़कनें, पल्स रेट, सब कुछ एकदम स्वस्थ इंसान जैसा है। ऐसे में फाइल के कवर पे लिखा हुआ हार्ट अटैक का लेबल सिर्फ एक गलत शब्द बनकर रह जाता है। हाँ, मैं समझ रही हूँ। क्रिमिनल लॉ भी बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम करता है। एफआईआर में लिखी गई धाराएं, चाहे वो 302 हो या 420, केवल उस बीमारी का नाम है। मतलब वे सिर्फ पुलिस द्वारा चिपकाया गया एक लेबल है। एकदम सही। लेकिन उस मामले के जो तथ्य हैं, जो साक्ष्य जमीन पर मौजूद हैं, वो उस केस की असली ईसीजी रिपोर्ट हैं। एक कुशल रणनीतिकार का पहला नियम यही है कि वो धाराओं के शोर को इग्नोर करे। हाँ, और सीधे तथ्यों की उस ईसीजी रिपोर्ट को पढ़ने पर फोकस करे। अगर मैं इसे अपने नजरिए से देखूं तो ये बिल्कुल किसी फिल्म के पोस्टर और उसकी स्क्रिप्ट जैसा है। अरे वाह, ये बहुत अच्छी उपमा है ना? मतलब फिल्म का पोस्टर कितना भी खौफनाक क्यों ना हो, उसमें कितने भी धमाके क्यों ना दिखाए गए हों, अगर स्क्रिप्ट में दम नहीं है तो वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप ही होगी। बिल्कुल। और कानूनी भाषा में स्क्रिप्ट के दम को अपराध के तत्व या इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑफेंस कहा जाता है। कानून की नजर में कोई भी कृत्य तब तक अपराध नहीं है जब तक उसके सारे हिस्से पूरे ना हो। हाँ, जब तक उसके भीतर कुछ बहुत ही विशिष्ट और अनिवार्य तत्व मौजूद ना हो। इसे एक रासायनिक फॉर्मूला या बेकिंग रेसिपी की तरह देखा जा सकता है। अच्छा, रेसिपी कैसे? अगर फॉर्मूले या रेसिपी में एक भी मुख्य चीज गायब है तो अंतिम परिणाम वह नहीं होगा जो दावा किया जा रहा है। हमारे स्रोतों में साइकिल चोरी का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। ओह हाँ, मैंने वो केस स्टडी पढ़ी है, वो बहुत ही आई ओपनिंग थी। तो अगर आप उसे समझाना चाहें। हाँ श्योर। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऑफिस जाने के लिए जल्दी में है और वो अपने पड़ोसी की साइकिल बिना उससे पूछे ले जाता है। ठीक है। लेकिन उसका इरादा है कि वो शाम को लौटते वक्त साइकिल वापस उसी जगह खड़ी कर देगा। अब अगर इसे सतह से देखा जाए तो ये पूरी तरह से चोरी लगती है, राइट? देखने में तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि किसी की संपत्ति को बिना उसकी इजाजत के वहां से हटा दिया गया। और यहीं पर कानूनी तत्वों का महत्व सामने आता है। मतलब भारतीय दंड संहिता में चोरी के कई तत्व हैं। संपत्ति का चल होना, दूसरे के कब्जे में होना और बिना सहमति के उसे हटाना। हाँ, और ये सब इस केस में मौजूद है। बिल्कुल मौजूद है। लेकिन चोरी का सबसे मुख्य और अनिवार्य तत्व है बेईमानी का इरादा, जिसे कानूनी भाषा में डिसऑनेस्ट इंटेंशन कहते हैं। ओके। क्या उस व्यक्ति का इरादा उस साइकिल को हमेशा के लिए हड़पने का था, या क्या वो उसे बेचकर मुनाफा कमाना चाहता था? नहीं, उसका इरादा तो उसे शाम को लौटाने का था। एग्जैक्टली। इसलिए भले ही 80% तत्व मौजूद हों, इस एक बेईमानी के इरादे के गायब होने के कारण ये पूरी घटना तकनीकी रूप से चोरी के अपराध की श्रेणी में आ ही नहीं सकती। वाओ। ये एक दीवानी विवाद हो सकता है, लेकिन आपराधिक चोरी नहीं। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है कि कोई चीज
नैतिक रूप से गलत हो सकती है, जैसे बिना पूछे साइकिल ले जाना गलत तो है ही, हाँ, गलत तो है। लेकिन वो कानूनी रूप से अपराध नहीं बन जाती जब तक कि उसका हर एक तत्व साबित न हो। सही बात है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। मतलब एफआईआर कोई आम आदमी तो लिखता नहीं है, ये पुलिस अधिकारी द्वारा लिखी जाती है जिसे कानून की अच्छी जानकारी होती है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर अपराध के तत्व इतने ही जरूरी हैं, तो कोई भी पुलिस अधिकारी अपनी फाइल में इन तत्वों को गायब क्यों रहने देगा? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। और एक आम इंसान इस गायब तत्व को 500 पन्नों की मोटी चार्जशीट में कैसे ढूंढ सकता है? यहीं से दस्तावेजों को पढ़ने की पद्धति में बदलाव आता है। क्या मतलब? ज्यादातर लोग, यहाँ तक कि कई अनुभवहीन वकील भी, चार्जशीट को किसी जासूसी उपन्यास की तरह पढ़ते हैं। कहानी की तरह? हाँ, वे कहानी के बहाव में बह जाते हैं कि घटना कैसे शुरू हुई, किसने क्या कहा, फिर क्या हुआ। लेकिन एक रणनीतिकार इसे एक खोजी या एक ऑडिटर की तरह पढ़ता है। तो वो उपन्यास की तरह पन्ने नहीं पलटता? बिल्कुल नहीं। उसे दस्तावेजों की हर एक पंक्ति को 2 अलग-अलग खानों में बांटना होता है। एक तरफ शुद्ध तथ्य और दूसरी तरफ कानूनी तथ्य। शुद्ध तथ्य मतलब क्या, कब, कैसे? हाँ, यानी ये खोजना कि क्या कहानी का कोई हिस्सा कानूनी जरूरत को पूरा करने के लिए जबरन डाला गया है या वो स्वाभाविक तथ्य है। बिल्कुल। इसके लिए एविडेंस मैपिंग की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। दस्तावेजों के इतने भारी भरकम ढेर से निपटने का यही एकमात्र तरीका है। तो ये एविडेंस मैपिंग असल में की कैसे जाती है? इसके लिए बाकायदा एक स्प्रेडशीट बनाई जाती है। मान लीजिए एफआईआर में आरोप है कि आरोपी ने मुझे लोहे की रॉड से मारा। ठीक है, ये तो एक दावा हो गया। हाँ, ये सिर्फ एक दावा है। अब एविडेंस मैपिंग में इसके ठीक सामने देखा जाता है कि इस दावे का समर्थन करने वाला तथ्य क्या है, चश्मदीद गवाह कौन है, मेडिकल रिपोर्ट या एमएलसी क्या कहती है। अच्छा, सब कुछ क्रॉस चेक करना। बिल्कुल। क्या एमएलसी में किसी ब्लंट वेपन से आई चोट का जिक्र है या चोट किसी और तरह की है। जब आप इस तरह से मैपिंग करते हैं तो 500 पन्नों की चार्जशीट सिकुड़कर सिर्फ 5 पन्नों की एक टेबल में बदल जाती है। वाओ, ये तो बहुत ही कारगर तरीका लग रहा है। और शायद इसी मैपिंग के दौरान वे जो गायब तत्व हैं वे उभरकर सामने आ जाते हैं। एकदम सही। लेकिन वेट, अगर पुलिस किसी पर जानबूझकर झूठा केस ही बना रही है तो वे तो कहानी को बहुत बारीकी से लिखेंगे ना? ये सोचना, मतलब वे तो एक परफेक्ट कहानी बनाएंगे जिसमें कोई गैप न हो। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है कि झूठे केस की कहानी परफेक्ट होती है। असल में एक परफेक्ट कहानी ही सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। सच में? बिल्कुल। जब कोई कहानी घड़ी जाती है तो उसे सनसनीखेज बनाने या भारी धाराएं लगाने के दबाव में पुलिस या शिकायतकर्ता अक्सर उन चीजों को लिखना भूल जाते हैं जो स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए थी। अच्छा, जो चीजें वहां नेचुरली होनी चाहिए थी। हाँ, इसे कानूनी भाषा में ओमिशन या चूक कहा जाता है। कागजों में क्या लिखा है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये खोजना होता है कि उसमें क्या नहीं लिखा है। अगर हम इसे और स्पष्ट करें तो शायद इसका मतलब यह है कि अगर घटना किसी व्यस्त चौराहे पर दिन के 12 बजे हुई है, ठीक है, और पुलिस की फाइल में एक भी स्वतंत्र राहगीर का बयान नहीं है, सिर्फ शिकायतकर्ता के भाई और उसके दोस्त के बयान है, हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा ओमिशन है। जो स्वाभाविक रूप से होना चाहिए था वो वहां नहीं है। एकदम परफेक्ट उदाहरण। और जब इसी झूठी कहानी में गैप्स भरने की कोशिश की जाती है तो अलग-अलग बयानों में टकराव पैदा होता है और यहीं पर एक बचाव पक्ष का सबसे शक्तिशाली हथियार सामने आता है। वो क्या है? क्रॉस रेफरेंसिंग और विरोधाभास की ताकत, कॉन्ट्राडिक्शंस। क्रॉस रेफरेंसिंग, जैसे हम किसी रिसर्च पेपर में अलग-अलग स्रोतों का मिलान करते हैं। ये क्रिमिनल केसेस में कैसे काम करता है? इसे एक डिटेक्टिव बोर्ड की तरह विजुअलाइज कीजिए, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना। हाँ, लाल धागों और तस्वीरों वाला बोर्ड। बिल्कुल वही। आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी के तहत एक केस कई चरणों से गुजरता है और हर चरण में अलग अलग दस्तावेज बनते हैं। ओके। पहला है सेक्शन 154 के तहत दर्ज होने वाली एफआईआर। ये शुरुआती शिकायत है। दूसरा है सेक्शन 161। ये वो बयान है जो पुलिस जांच के दौरान गवाहों से लेती है। ठीक है। और तीसरा है सेक्शन 164। ये वो बयान है जो गवाह मजिस्ट्रेट के सामने शपथ लेकर देता है। अब इन तीनों की कानूनी अहमियत बिल्कुल अलग है। तो एक रणनीतिकार का काम है इन तीनों बयानों को आपस में टकराना। सही कहा।
मतलब अगर एक ही गवाह ने सेक्शन 161 में पुलिस को कुछ और कहा है और बाद में 164 में मजिस्ट्रेट को कुछ और, तो वहां कहानी टूटनी शुरू हो जाती है। इसके पीछे का यांत्रिक कारण समझना बहुत जरूरी है। सेक्शन 161 के बयान पुलिस लिखती है और गवाह उस पर हस्ताक्षर नहीं करता। अच्छा, सिग्नेचर नहीं होते 161 पर? नहीं होते। और अक्सर पुलिस अपनी कहानी को मजबूत करने के लिए 161 के बयानों को अपने मन मुताबिक ढाल लेती है। लेकिन सेक्शन 164 का बयान जज के सामने होता है, वहां पुलिस का दबाव काम नहीं आता। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, जब हम डिटेक्टिव बोर्ड पर FIR, 161 के बयान और चार्जशीट की फोरेंसिक रिपोर्ट को अगल-बगल रखते हैं तो गढ़ी हुई कहानी अपने ही वजन से ढहने लगती है। हमारे इस स्रोत में अंधेरे और पहचान से जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है जो इस टकराव को खूबसूरती से समझाती है। ओहो, वो वाला केस। वो एक क्लासिक उदाहरण है कि विरोधाभास कैसे काम करते हैं। FIR में शिकायतकर्ता लिखवाता है कि रात के करीब 1 बजे का समय था, सड़क पर घुप अंधेरा था और मुझ पर पीछे से अचानक हमला हुआ। ठीक है, तो ये एक स्थापित तथ्य बन गया कि रोशनी नहीं थी और हमलावर पीछे था। बिल्कुल, लेकिन 2 महीने बाद जब पुलिस एक तथाकथित चश्मदीद गवाह का सेक्शन 161 का बयान दर्ज करती है तो वो गवाह दावा करता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि हमलावर के बाएं गाल पर एक गहरा कट का निशान था और उसने नीले रंग की धारीदार शर्ट पहनी हुई थी। अरे, ये तो सामान्य ज्ञान के खिलाफ है। मतलब अगर घुप अंधेरा था और हमला पीछे से हुआ, हाँ, तो दूर खड़े किसी व्यक्ति को हमलावर के गाल का निशान और शर्ट की धारियां कैसे दिख सकती हैं? ये भौतिक रूप से असंभव है। और अदालतें इसी भौतिक असंभवता को खोजती हैं। जब आप FIR के उस शुद्ध तथ्य यानी अंधेरे को 161 के बयान के दावे यानी सटीक पहचान से टकराते हैं तो एक ऐसा तार्किक संदेह या रीजनेबल डाउट पैदा होता है जिसे अभियोजन पक्ष भर नहीं सकता। एकदम। ये साफ हो जाता है कि उस गवाह को बाद में कहानी मजबूत करने के लिए प्लांट किया गया था। लेकिन कोर्ट के रवैये को लेकर हमेशा एक संशय रहता है। कैसा संशय? क्या अदालतें सच में इतनी छोटी विसंगतियों पर ध्यान देती हैं? मान लीजिए एक गवाह कहता है कि घटना रात 9 बजे हुई और दूसरा कहता है 11 बजे हुई। या एक कहता है कि मारपीट लाठी से हुई लेकिन पुलिस रिकवरी में लोहे का पाइप दिखाती है। क्या इतने छोटे विरोधाभासों से कोई हत्या या धोखाधड़ी जैसा बड़ा केस पलट सकता है? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। देखिए, कोई एक अकेला छोटा विरोधाभास शायद केस को पूरी तरह ना पलट पाए। जज भी जानते हैं कि मानव स्मृति एकदम सटीक नहीं होती। हाँ, लोग समय या छोटे विवरण तो भूल ही सकते हैं। बिल्कुल भूल सकते हैं, लेकिन जब एक रणनीतिकार एविडेंस मैपिंग करता है तो वो केवल एक विरोधाभास पर निर्भर नहीं होता, वो अदालत के सामने विसंगतियों का एक पूरा पहाड़ खड़ा कर देता है। मतलब एक के बाद एक कॉन्ट्राडिक्शन। हाँ, समय अलग है, जगह अलग है, हथियार मैच नहीं कर रहा है और गवाहों के बयानों में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, मतलब ये एक अकेली ईंट गिरने की बात नहीं है, ये लाइक पूरी दीवार की नींव में दरारें दिखाने जैसा है। बहुत खूब कहा आपने। इसे साक्ष्यों की श्रृंखला या चेन ऑफ एविडेंस का टूटना कहते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सबसे बुनियादी सिद्धांत है कि अभियोजन को अपना केस संदेह से परे या बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करना होता है। राइट। जब छोटी छोटी विसंगतियां मिलकर एक बड़ा पैटर्न बनाती हैं तो वो रीजनेबल डाउट पैदा करती हैं और इसका सीधा फायदा हमेशा आरोपी को मिलता है। ये तो इंसानी गवाही और बयानों की बात हो गई। जहां इंसान है वहां झूठ या भूल तो संभव है। बिल्कुल। लेकिन आज के समय में तो जांच पूरी तरह से तकनीकी हो गई है ना। डिजिटल या फोरेंसिक साक्ष्य जैसे CCTV फुटेज, मोबाइल की लोकेशन हिस्ट्री या कॉल डेटा रिकॉर्ड्स। हाँ, इनका रोल बहुत बढ़ गया है। कोई मशीन तो किसी से रिश्वत लेकर या दबाव में आकर झूठ नहीं बोल सकती। तो एक रणनीतिकार इन बाइनरी साक्ष्यों का सामना कैसे करता है? मशीनें झूठ नहीं बोलती, ये सच है, लेकिन उन मशीनों का डेटा इकट्ठा करने वाले, उन्हें स्टोर करने वाले और उन्हें कोर्ट तक पहुंचाने वाले इंसान ही होते हैं। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। यहीं पर तकनीकी साक्ष्यों की सबसे बड़ी कमजोरी छिपी होती है। बचाव पक्ष मशीन पर सवाल नहीं उठाता, वो उस पूरी श्रृंखला पर सवाल उठाता है जिसके जरिए वो डेटा कोर्ट तक पहुंचा है। इसे चेन ऑफ कस्टडी कहा जाता है। चेन ऑफ कस्टडी यानी सबूत की यात्रा का पूरा हिसाब। बिल्कुल। मान लीजिए किसी घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम ने खून से सना कोई कपड़ा उठाया, उसे एक प्लास्टिक बैग में सील किया गया। ठीक है। अब वो बैग पुलिस स्टेशन के मालखाने में गया, वहां से किसी अफसर के जरिए फॉरेंसिक लैब तक गया। अगर इस पूरी यात्रा के दौरान
एक भी ऐसा अंतराल है जहां ये साबित न हो सके कि वो बैग किसके पास था? या अगर बैग की सील पर लगे हस्ताक्षर मैच नहीं करते? एग्जैक्टली। तो वो पूरा साक्ष्य कोर्ट में अपनी प्रासंगिकता खो देता है। बचाव पक्ष आसानी से साबित कर सकता है कि उस अंतराल के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की गई होगी। ये बहुत ही सूक्ष्म लेकिन असरदार तरीका है। डिजिटल साक्ष्यों के मामले में हमारे स्रोतों में सेक्शन 65B का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ये क्या है और इतना महत्वपूर्ण क्यों है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम या इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 565B डिजिटल साक्ष्यों की जान है। आज के समय में जब डीप फेक वीडियो बनाना, ऑडियो एडिट करना या फेक व्हाट्सएप चैट जनरेट करना बहुत आसान हो गया है। हाँ, AI के ज़माने में तो ये बहुत आम है। तो कोर्ट किसी भी डिजिटल फाइल को सिर्फ इसलिए सच नहीं मान लेती क्योंकि वो एक स्क्रीन पर दिख रही है। तो अगर मैं सिर्फ एक पेन ड्राइव में CCTV की फुटेज या कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स लेकर जज के सामने रख दूं, तो उसका कोई कानूनी मूल्य नहीं है? उसका मूल्य तब तक शून्य है जब तक कि उसके साथ सेक्शन 65B का प्रमाण पत्र ना जुड़ा हो। अच्छा, एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। हाँ, ये सर्टिफिकेट उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जिसके नियंत्रण में वो कंप्यूटर या डिवाइस था जिससे वो डेटा निकाला गया है। इस प्रमाण पत्र में ये हलफनामा होता है कि डिवाइस सही तरीके से काम कर रहा था और डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। और अगर ये ना हो तो? अगर ये सर्टिफिकेट गायब है या किसी गलत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित है, तो बड़े से बड़ा डिजिटल साक्ष्य, चाहे वो कितना भी दोषपूर्ण क्यों न दिख रहा हो, कोर्ट में स्वीकार ही नहीं किया जाता। वाओ, ये जानकारी तो पूरी तस्वीर ही बदल देती है। मतलब हम दस्तावेजों की चीर-फाड़ कर चुके हैं, हमने बयानों के टकराव खोज लिए हैं और हमने फॉरेंसिक साक्ष्यों की चेन ऑफ कस्टडी को भी चुनौती दे दी है। बिल्कुल। तो इस पूरी रणनीतिक मशक्कत का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? एक आम धारणा ये है कि किसी भी केस में अंतिम सफलता का मतलब है कोर्ट से बरी या एक्विटल हो जाना, लेकिन हमारा विश्लेषण कुछ और ही इशारा कर रहा है। एक आम इंसान और एक श्रेष्ठ रणनीतिकार की सोच में यही सबसे बड़ा फर्क होता है। बरी होना अंतिम जीत नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि बरी होने की नौबत तब आती है जब पूरा ट्रायल खत्म हो जाता है। ट्रायल का मतलब है सालों तक कोर्ट के चक्कर काटना, गवाहों की जिरह होना, तारीखों पर तारीखें मिलना। हाँ, और ये प्रक्रिया खुद में एक बहुत बड़ी सजा है। व्यक्ति का पैसा, समय, करियर और मानसिक शांति सब कुछ इस ट्रायल की भेंट चढ़ जाता है। एकदम सही। इसलिए एक रणनीतिकार का असली लक्ष्य बरी होना नहीं, बल्कि डिस्चार्ज हासिल करना होता है। डिस्चार्ज? हाँ, आपराधिक प्रक्रिया में डिस्चार्ज एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह काम करता है। जब पुलिस अपनी जांच पूरी करके कोर्ट में चार्जशीट दायर करती है, तो ट्रायल शुरू होने से पहले कोर्ट चार्ज फ्रेम करने की प्रक्रिया करता है, यानी आरोप तय करना। ठीक है। जज ये देखता है कि क्या दस्तावेजों को देखकर प्रथम दृष्टया या प्राइमा फैसी कोई केस बनता भी है या नहीं। मैं इसे क्रिकेट के नजरिए से देखने की कोशिश करती हूँ। बरी होने का मतलब है कि आप 5 दिन का एक बेहद थकाऊ टेस्ट मैच खेलें, आप हर बाउंसर का सामना करें, आपके शरीर पर चोटें लगें, आपका समय बर्बाद हो। बिल्कुल। और फिर 5वें दिन के अंत में आप मैच जीतें या ड्रॉ कराएं। लेकिन डिस्चार्ज का मतलब है कि आप मैच शुरू होने से पहले ही अंपायर के पास जाएं हाँ। और अपनी एविडेंस मैपिंग और विरोधाभासों की रिपोर्ट दिखाकर ये साबित कर दें कि ये पिच ही खेलने लायक नहीं है, ये पूरी तरह से खराब है, और अंपायर पहली गेंद फेंके जाने से पहले ही मैच को रद्द कर दे। ये एक बहुत ही सटीक और शानदार उपमा है। डिस्चार्ज का मतलब है कि जज चार्जशीट देखकर ये कह दे कि पुलिस की इस पूरी कहानी में अपराध का बुनियादी तत्व ही गायब है। अमेजिंग। भले ही मैं इन सभी गवाहों की बात मान लूं, तब भी कानूनी रूप से कोई अपराध नहीं बनता और केस उसी वक्त बिना किसी ट्रायल के खारिज हो जाता है। इससे सालों की मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक बर्बादी से बचा जा सकता है। ये पूरी चर्चा कानून को देखने के नजरिए को पूरी तरह से पलट देती है। अगर हम आज के इस गहरे विश्लेषण को समेटें, तो ये स्पष्ट है कि किसी भी क्रिमिनल केस में बचाव की नींव FIR के भारी भरकम लेबल से डरने में नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली बचाव दस्तावेजों को एक ऑडिटर की तरह पढ़ने में है, पुलिस के हर दावे को साक्ष्यों के साथ मैप करने और बयानों के बीच पनप रहे उन विरोधाभासों को पकड़ने में है जो कहानी की जड़ें खोखली कर देते हैं। एकदम सही। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारा लक्ष्य ट्रायल की अग्नि परीक्षा झेलना नहीं, बल्कि उस गायब कानूनी तत्व को उजागर करके
केस को शुरुआत में ही डिस्चार्ज कराना होना चाहिए। मैं पूरी तरह सहमत हूं। अदालतें भावनाओं, आंसुओं या केवल बेगुनाही के दावों पर फैसला नहीं सुनाती। वे केवल साक्ष्यों की यांत्रिक कठोरता और कानूनी तत्वों की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर काम करती हैं। आज की इस चर्चा से एक बहुत ही गहरा विचार उभर कर सामने आता है, जो सिर्फ कोर्टरूम तक सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, आज हमने देखा कि कानूनी दस्तावेजों में सबसे ज्यादा शोर वो बातें मचाती हैं जो वहां लिखी ही नहीं गईं, यानी ओमिशन। बिल्कुल। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो ये हमें मानव स्वभाव और समाज की एक बहुत ही दिलचस्प सच्चाई के साथ छोड़ जाता है। वो कैसे? चाहे वो पुलिस की बनाई गई कोई विवादित रिपोर्ट हो, रोजमर्रा की खबरों में दिखाया जा रहा कोई सनसनीखेज दावा हो, कॉरपोरेट जगत का कोई टकराव हो, या फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा कोई नैरेटिव। सही बात है। सबसे ताकतवर और खतरनाक झूठ अक्सर गढ़ी हुई घटनाएं नहीं होती। सबसे बड़ा झूठ अक्सर वो रणनीतिक चुप्पी होती है जो असल में घटी किसी बात के इर्द गिर्द साधी जाती है। बहुत गहरी बात कही आपने। असली कहानी हमेशा उन गायब तत्वों के साये में पनपती है। शोर के बीच छिपे उस खालीपन को पहचानने की कला ही हमें असली सच तक ले जा सकती है। बिल्कुल, हमें वो खालीपन देखना सीखना होगा। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा उन गायब कड़ियों की तलाश करते रहिए जो शोर के पीछे छिपी होती हैं।